हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गर्ली स्टडी। आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी लेके आए हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को जो जो चीज़ें पढ़नी है वो है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, कंपेयरिंग 3 सेक्टर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, वेयर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। इंडिया में किन किन टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बेसिकली इंडिया में 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जिसको हम लोग नेचुरल चीज़ों का डायरेक्ट यूज़ करके उससे अपना काम चलाते हैं। When we produce a good by exploiting natural resource, it is an activity of primary sector। जब हम लोग नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके अपना लाइफ जो है वो चलाते हैं तो उसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब जो है प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर कहा जाता है। उसके बाद जो नेचुरल सब्सटेंस है उसको कन्वर्ट करके एक मटेरियल, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके एक गुड्स बनाया जाए, फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स, तो उसको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कहा जाता है। The secondary sector covers activity in which natural products are changed into other forms through way of manufacturing that we associate with industrial activities। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू किसी भी प्राइमरी सब्सटेंस को कन्वर्ट करके सेकेंडरी चीज़ में बदला जा सके, उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में डालते हैं। सेकेंडरी सेक्टर का इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। यहाँ 2 एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी में कि जो कॉटन होता है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग ले करके स्पिन यार्न बनाते हैं और कपड़े बुनते हैं। एक ये हो गया। दूसरा है कि हम लोग शुगर कैन से गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। और एक और है, वो है कि अर्थ जो होता है, मिट्टी, उससे हम लोग ईटा बनाते हैं और ईटा से घर बनाते हैं, तो वो आ जाता है इसी सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। इस दोनों सेक्टर्स के अलावा एक तीसरा सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर, जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। वो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए टर्शियरी सेक्टर होता क्या है। एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर में जो मदद करता है उसको टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग एंड ट्रेड। तो ये सब चीज़ें आ जाती है टर्शियरी सेक्टर्स में। तो ये 3 थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल सब्सटेंस, सेकेंडरी में नेचुरल को कन्वर्ट करके कोई फाइनल इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू सब्सटेंस बनाया जाता है। और सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर में जो है वो लोग प्राइमरी और सेकेंडरी के सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं उसको डेवलप करने में, टर्शियरी सेक्टर को। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है कंपेयरिंग 3 सेक्टर्स। इस तीनों सेक्टर में कौन सा कहाँ कितना कंट्रीब्यूट किया पहले और अब के समय में, इस दोनों चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ज़्यादा सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होते हैं बहुत सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो इसमें टर्शियरी सेक्टर जो है वो बहुत लार्ज नंबर में गुड और सर्विस प्रोड्यूस करता है। इन तीनों सेक्टर्स में लोग जो है वो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो टर्शियरी सेक्टर में कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट कहीं ज़्यादा है तो वही है, टोटल प्रोडक्शन भी वही ज़्यादा है। उसके बाद हम लोगों को आगे पढ़ना है कि वेरियस गुड्स और सर्विस को हम लोग टोटल प्रोडक्शन में इस सेक्टर में कैसे काउंट करेंगे। तो हम लोग जो है एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि एक फार्मर है जो कि अपना गेहूं जो है 8 रुपये किलो एक फ्लोर मिल आटा चक्की में बेचता है। द मिल ग्राइंड्स ऑफ व्हीट एंड सेल द फ्लोर टू ए बिस्किट कंपनी। और वो मिल जो है उसका गेहूं का आटा बना के 10 रुपये पर केजी बेच रहा है किसी बिस्किट कंपनी को। बिस्किट कंपनी उस फ्लोर को यूज़ करके चीनी और तेल मिला के बिस्किट बना लेता है 4 पैकेट और उसको 60 रुपये में मार्केट में बेचता है। तो बिस्किट जो है वो फाइनल गुड है और वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, तो जो बिस्किट का प्राइस है उसी को हम लोग काउंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। तो इसका आंसर यही होगा कि हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विस को कंसीडर करेंगे। उसके बाद अगला यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस काउंटेड। तो इसका आंसर ये होगा कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो कि किसी फाइनल गुड्स को बनाने से पहले उसमें यूज़ होता है। जिस तरह से भी इस एग्जाम्पल में देखे थे कि गेहूं, आटा, तेल और चीनी मिला के एक बिस्किट बना, तो उसी तरह से यहाँ कहा गया है कि फाइनल गुड्स इसलिए हम लोग काउंट करते हैं क्योंकि सबका पैसा जो है वो फाइनल गुड्स में जुड़ा ही रहता है। अब हम लोगों को आगे एक चीज़ पढ़ना है, ये बहुत जगह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर।
एक साल में कितना गुड्स प्रोड्यूस किया गया है, उस गुड्स का फाइनल हर सेक्टर में एक गुड्स का कितना जो फाइनल गुड्स है वो प्रोड्यूस किया गया है सर्विस, उसी को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद है अगला हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर्स। तो क्या है कि पहले लोग जो थे वो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयड थे अभी के मुताबिक। अभी के लोग सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि पहले लोगों का जो ज़िंदगी था वो एग्रीकल्चर पे, डेयरी पर, फिशिंग पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करता था। अब धीरे धीरे मशीनें बढ़ी, कंपनी गवर्नमेंट जो है वो अपना इकोनॉमी सुधार करने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, तो लोग टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा जा रहे हैं। तो पूछा जाएगा कि क्या डिफरेंस है अभी और उस पहले के समय में, तो ये होगा कि पहले के समय में लोग प्राइमरी सेक्टर्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते थे, ना कि टर्शियरी सेक्टर में। लेकिन अभी के समय में टर्शियरी सेक्टर जो है वो एकाएक बूस्ट कर गया है प्राइमरी सेक्टर के अकॉर्डिंग। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। इस समय अभी के समय में जो बताया गया है कि टर्शरी सेक्टर सबसे यानी सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे आगे है। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन 3 सेक्टर्स इन इंडिया। तो यहाँ एक डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि तीनों सेक्टर्स में किसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट। तो इन ईयर 1973 से 1974 में 0 से 5 लाख तक का दिया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा प्राइमरी है, उसके बाद कम है सेकेंडरी, और टर्शियरी भी थोड़ा सा प्राइमरी से कम ही है। लेकिन 2013 और 14 में जो लोग हैं वो 5 लाख से ज़्यादा, मतलब ये टर्शियरी सेक्टर के कंपैरिजन में प्राइमरी सेक्टर के बहुत कम है। उसके बाद प्राइमरी सेक्टर से थोड़ा सा ज़्यादा ही है सेकेंडरी सेक्टर, और टर्शियरी सेक्टर तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ ब्लू कलर का जो है वो प्राइमरी है, रेड सेकेंडरी और ग्रीन टर्शियरी। ये आपके एनसीईआरटी की पेज नंबर 24 में भी है। अब उसके बाद हम लोगों को आगे पढ़ना है कि राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। टर्शियरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन में है इम्पोर्टेंस वो किस तरह से बढ़ता है। तो इन द ईयर 2013 and 14 टर्शियरी सेक्टर हैज़ इमर्ज एज एन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हटाते हुए 2013-14 में टर्शियरी सेक्टर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर बन गया है इंडिया के लिए। ऐसा क्यों हुआ? वाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकम सो इम्पोर्टेंट? तो इसका आंसर है इन एनी कंट्री सेवरल सर्विस सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। इन सब चीज़ों का दिया हुआ है कि किसी भी कंट्री में इन सब चीज़ों का बेसिक रिक्वायरमेंट है। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विस। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज। पहले जो लोग थे वो इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट कम कर रहे थे। यहाँ पे 4 आपको दिया गया है। इस 4 चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्यों जो है टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हुआ। तो इसका कारण यही लिखेंगे कि ये सब चीज़ें जो दी गई हैं, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ जो है वो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार इस पर ध्यान दी, इसीलिए टर्शियरी सेक्टर आगे बढ़ा। सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू डेवलपिंग ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन। एग्रीकल्चर में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, इस डेवलपमेंट के कारण ही और सब सेक्टर्स जो हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, ये सब चीज़ें आगे बढ़ी, इसलिए जो टर्शियरी सेक्टर है वो इम्पोर्टेंट बना। थर्ड, एज इनकम लेवल राइज सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विस लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। जिस तरह से इनकम बढ़ा उस तरह से लोगों का जो डिमांड है वो बढ़ गया। बाहर खाना खाना, घूमना, शॉपिंग करना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें बढ़ी, इसलिए टर्शियरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट हो गया। और फोर्थ वन है, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विस सच those based on information and communication technology has become important and essential। दिया गया है कि पहले जो था वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था लोगों को, लेकिन जिस तरह से सर्विस सेक्टर बढ़ते गया लोगों को इन सब चीज़ों पे ध्यान गया और तब लोग टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हुए। तो अब 4 बेसिक कारण जो हैं क्या क्या होंगे टर्शियरी सेक्टर का, कि जो भी पुलिस स्टेशन, सर्विस, टेलीग्राफ, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इसलिए टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट बना। उसके अलावा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जिस तरह से बढ़ते गया लोगों का ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में ध्यान गया और वहाँ से टर्शियरी सेक्टर में लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हुए। उसके अलावा जिस तरह से इनकम बढ़ा
थर्ड पॉइंट है इसका टर्शरी सेक्टर के इम्पोर्टेंट होने का, कि जिस तरह से इनकम बढ़ा, लोग जो हैं वो बाहर खाना, घूमना, शॉपिंग करना, प्राइवेट चीज़ों के लिए डिमांड करना बढ़ाते गए, और जिस तरह से डिमांड बढ़ा लोग उसमें एम्प्लॉयड होते गए और टर्शरी सेक्टर इम्पोर्टेंट हो गया। और फोर्थ ये है कि जिस तरह से पैसे हुए, लोगों के पास नॉलेज आया, तो उनको ये समझ आया कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इसेंशियल है, जिसमें कि लोग और ज़्यादा एम्प्लॉयड हुए थे। यही सब 4 कारण हैं जिसके कारण टर्शरी सेक्टर इंडिया में इम्पोर्टेंट हुआ। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे है कि कहाँ पे जो है लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं। तो ये दिया हुआ है कि सिमिलर शिफ्ट क्यों नहीं है प्राइमरी और सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का। ये इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो है वो बहुत कम जॉब जो है एम्प्लॉयड करता है किसी भी चीज़ को सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर के मुताबिक, इसलिए प्राइमरी सेक्टर में जो है लोग कम एम्प्लॉयड हैं। अगला है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस तरह से हम लोग बढ़ाएंगे या किस तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मनरेगा नाम का एक पॉलिसी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। पूछा जाता है कि मनरेगा कब लाया गया था इंडिया में, तो आपको बताना पड़ेगा 2005 में। मनरेगा को राइट टू वर्क भी कहा जाता है। इंडिया में 625 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कि मनरेगा से लोग एम्प्लॉयड हैं। इसमें मनरेगा में ये होता है कि जो लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनको 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है एक साल में, अगर उनकी इच्छा हो काम करने की तो, और अगर वो एबल हैं काम करने के लिए तो 2005 मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 राइट टू वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 100 डेज ऑफ वर्क हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू पीपल हु आर एबल टू वर्क। ये आप लिख देंगे। उसके अलावा एक चीज़ और है, यहाँ दिया गया है नीति आयोग। ये सब गवर्नमेंट के थ्रू कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि एम्प्लॉयमेंट हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं किसी स्टेट, कंट्री या फिर किसी भी नेशन में। तो दूसरा है नीति आयोग, जिसमें 20 लाख जॉब जो है सिर्फ एक सेक्टर में क्रिएट किया गया था प्लानिंग कमीशन के थ्रू। उसके अलावा एक चीज़ और है कि हम लोग किस तरह से एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट कर सकते हैं। अगर टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, उसको अगर इम्प्रूव कर दिया जाए तो 35 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड होंगे। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अगर ध्यान दिया जाए तो इंडिया भी एक डेवलप्ड कंट्री कहा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में लैक की जाती है, गवर्नमेंट उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। नाउ द लास्ट टॉपिक, 2 चीज़ें हैं, डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, और आगे है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट। तो हम लोग इसको नोट्स कर लेते हैं कि इसमें करना क्या क्या है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज आपको डायरेक्ट 5 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछ देगा, और आपको टेबुलर फॉर्म में उस दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा कि होता क्या है। 2 एग्जाम्पल है कांता और कमल का। दिखाया गया है कि जो कांता है कि एक ऑफिस वाली वोमेन है जिसको डेली वर्क करना होता है 9:30 से 5:30, और जो कमल है वो सुबह में 7:30 बजे जाता है और रात को 8 बजे घर आता है। तो दोनों के जॉब में आपको डिफरेंस दिखाया गया है कि कांता जितना अपना जॉब को एंजॉय कर रही है उतना ही कमल को प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब हम लोग को जानना है कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में क्या क्या होते हैं। Organized sector covers those enterprises or places of work where in terms of employment are regular and therefore people have assured work। सबसे पहला पॉइंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों के पास रेगुलर वर्क्स होते हैं और उनके पास एश्योर्ड वर्क होते हैं, मतलब उनको वर्क फिक्स रहता है कि उनको रोज़ यहीं आके काम करना है। उसके बाद दूसरा है वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा तो ताकि आप टेबुलर फॉर्म में एग्जाम में लिख सके, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। तो पहला क्या है कि लोगों के पास एश्योर्ड वर्क होता है। दूसरा है कि एम्प्लॉयमेंट का सिक्योरिटी रहता है। वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, उनको जो है काम फिक्स नंबर ऑफ आवर्स में ही करना होता है। वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय एम्प्लॉयर, जो उनको एम्प्लॉय करता है अगर वो ज़्यादा काम करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग तो उनको एक्स्ट्रा पे भी किया जाता है। उसके अलावा दे गेट पेड लीव पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे प्रोवाइडेड फंड ग्रेट्युटी एक्सेट्रा, मतलब जो है छुट्टी के समय या फिर हॉलीडे में उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भी किया जाता है। दीज वर्कर गेट पेंशन एज वेल, रिटायर होने के बाद इनको पेंशन भी मिलता है। तो ये सब कारण था ऑर्गेनाइज सेक्टर का। एक बार हम लोग स्वयं अप करते हैं कि क्या क्या था। पहला, उनके पास एश्योर्ड वर्क है, कोई भी उनको अपने वर्क से हटा नहीं सकता है। दूसरा, उनको सिक्योरिटी है एम्प्लॉयमेंट का, वो एंजॉय करते हैं अपने जॉब का। तीसरा, उनके पास फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होता है वर्क करने के लिए।
चौथा, उनको ओवर टाइम के लिए पे किया जाता है जो उनको एम्प्लॉय करता है उनके द्वारा। पाँचवा, उनको लीव के लिए भी छुट्टी के समय में भी उनको पेमेंट किया जाता है। और फिफ्थ वन है कि जो उनको रिटायर होने के बाद पेंशन भी मिलता है। उसके अलावा अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वो जो है एक अनस्कैटर्ड स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट है जो कि हमेशा बाहर गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल नहीं करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू कवर की जाती है, कंट्रोल की जाती है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसमें जॉब्स जो होते हैं वो लो पेड होते हैं, रेगुलर नहीं होते। वहाँ एश्योर्ड था, यहाँ रेगुलर नहीं होते, नॉट रेगुलर। देयर आर नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम। उधर जितनी चीज़ थी सबकी वाइस वर्सा इधर होगी। इन लोगों को कोई छुट्टी में पेमेंट नहीं मिलेगा, इनको कोई मेडिसिन नहीं दिया जाएगा, इनको कोई ओवर टाइम नहीं किया जाएगा, उसके इनका कोई फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स नहीं होगा, इनको कोई पेंशन नहीं दिया जाएगा। वही सब चीज़ें हैं यहाँ हाईलाइट कर रखे हैं, आप अपने एनसीईआरटी में भी इसको पढ़ लीजिए। और इसमें जो लास्ट वन है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कौन उसको ऑन करता है, गवर्नमेंट या फिर कोई एक सिंगल पर्सन इंडिविजुअल, तो उसके बेसिस पे है। तो पब्लिक सेक्टर जो है वो है किसी गवर्नमेंट के थ्रू ऑन किया जाता है। पब्लिक सेक्टर, द गवर्नमेंट ओन्स द मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। सारी चीज़ें जो है पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ऑन की रहती हैं और वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो किसी भी हैंड टू हैंड इंडिविजुअल और कंपनी के हाथ में होता है। Railway, post office is an example of public sector, whereas company like Tata Iron and Steel Company Limited, Tisco, Reliance Industry Limited are privately owned. एग्जाम्पल दिया गया है कि रेलवे और पोस्ट ऑफिस जो है वो पब्लिक सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू है, लेकिन टाटा और टिस्को, रिलायंस, ये सब जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं। वो कोई सिंगल इंडिविजुअल रूल करता है इस पर। वो कभी भी वहाँ जो हम लोगों का ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज था वही सब चीज़ें यहाँ लागू होंगी। यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा पब्लिक सेक्टर और अनऑर्गेनाइज हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर। कहा देगा डिफरेंस करने के लिए, तो आप सिर्फ वही चीज़ लिखेंगे कि पब्लिक सेक्टर्स में जो होता है लोगों को फिक्स नंबर ऑफ आवर्स काम करने होते हैं, जॉब सिक्योरिटी होता है, पेंशन मिलता है, छुट्टी के लिए पेड किया जाता है, एश्योर्ड वर्क होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए लोगों के पास कोई भी वो सब सुविधाएँ नहीं होती हैं जो पब्लिक सेक्टर वालों को होती हैं। यही आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना था। आशा करती हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।